everyone. Welcome back to Edu for IGNU and DU as well. तो इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं इग्नू और एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए, डीयू के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे और सबसे ज्यादा बार बार रिपीटेड थे। तो इस वजह से हम वैसे क्वेश्चन के सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है दलित राइटिंग्स के लिए, जो सेमेस्टर 5 के बीए ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ये एसओएल के सब्जेक्ट है डीयू का। ठीक है, तो इग्नू की स्टूडेंट्स इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सब्जेक्ट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि बिकॉज ये अभी तो न्यू सब्जेक्ट आया है, तो उस बिहाफ पे हम देख रहे हैं कि ये इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा नहीं, तो इस वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपकी बुक्स में दी गई हैं और सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ डज वाल्मीकि यूज द ज्योग्राफी ऑफ द विलेज टू पॉइंट to paint not just the physical space occupied by the upper and lower caste, but the two different worlds of existence। कि किस तरीके से आपने देखा होगा जो जूठन वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, अगर आपने उसकी पूरी समरी वगैरह देखी होगी, तो उसमें देखेंगे आप वाल्मीकि ने किस तरीके से चीजों को पोर्ट्रे किया कि अपर कास्ट के पास क्या चीजें हैं, लोअर कास्ट जो है उनके क्या राइट्स हैं, रूल्स हैं। उन सभी के थ्रू उन्होंने कैसे दो डिफरेंट हमें वर्ल्ड को से रूबरू कराया है और बताया कि किस तरीके से दो रियल वर्ल्ड में ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये चीजें बताते हुए आप लिख सकते हैं कि कैसे ये जो जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा वो पोर्ट्रे करता है विलेज की ज्योग्राफी के साथ साथ एक ऐसा रिमाइंडर देता है जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को दिखाता है कि अपर और लोअर कास्ट के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और ये जो पूरा लेआउट है विलेज का वो सिंबलाइज करता है रिजिड बाउंड्रीज को। ठीक है, जो सोशल हायरार्कीज को दिखाता है जो अपर कास्ट के द्वारा बनाई गई है, और उनके होम्स ऑक्यूपाई क्लीनर, ठीक है, वेल केप्ट एरियाज आर इसेंशियल। ठीक है, वाइल जो दलित्स हैं उनके क्या है, उनकी बस्तीज होती हैं। ठीक है, जो लाइक रिच मतलब जो अपर कास्ट के होंगे उसके आस उनके घर भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके आसपास भी बिल्कुल क्लीन होता है। बट दूसरी ओर क्या दिखाया गया है, जो दलित्स होते हैं वो बस्ती में रहते हैं। ठीक है, मार्जिन मतलब अलग दरकिनार कर दिए जाते हैं उनको। ठीक है, और बेसिक फैसिलिटीज ही मिलती है उनको बस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो पोर्ट्रे करते हैं कि किस तरीके से दो रियल वर्ल्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप लाइन बाय लाइन जरूर चीजों को पढ़िएगा, तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ इज द एक्सपीरियंस एट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट बॉम्बे डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट जबलपुर। अगर आपने ये पूरी स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता हो कि कैसे उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी वो बॉम्बे में और जबलपुर में, जो वाल्मीकि थे उनका जूठन में, किस तरीके से उन्होंने इन दोनों ट्रेनिंग्स को दिखाया है। ठीक है, तो वो दिखाते हैं कि जो बॉम्बे वाला था इंस्टीट्यूट वो सिचुएटेड था एक मोर कॉस्मोपॉलिटियन, ठीक है, और रिलेटिवली लिबरल सिटी में। ठीक है, जो ऑफर करता है वाल्मीकि को डिग्री ऑफ फ्रीडम और रिस्पेक्ट करता है कंट्रास्ट को शार्पली विद हिज एक्सपीरियंस इन जबलपुर। ठीक है, एड और अगर हम जबलपुर इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें कास्ट बेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें कास्ट के बिहाफ पे बायस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी किया जाता है, उनको एटीट्यूड्स दिखाया जाता है, जो दलित्स होते हैं उनको एविडेंट दिखाया की तरह दिखाया जाता है। तो इस तरीके से दोनों ही जगह दो पे ये जो इंस्टीट्यूट्स थे, उन दोनों ही जगह के लिए जो इनका एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, सो दिस डिफरेंट हाईलाइट्स हाउ द एंटरचेंज कास्ट मेंटालिटी कैन वेरी अक्रॉस रीजन्स एंड सोसाइटी सेटिंग्स। ठीक है, offering Valmiki bring glimpses of acceptance that sharply contrast with the hostility he often endures। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इन दोनों को एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि एंड्स द नैरेटिव विद द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन हिज सरनेम। इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो डिसीजन लेते हैं कि उनका जो सरनेम है वो रिफ्लेक्ट करता है एक प्रोफाउंड करेज को और रेजिलियंस को, जो इम्बॉडी करता है उनकी कमिटमेंट को और एक्नॉलेज करता है उनके ओइंग और उनकी आइडेंटिटी को, जो डिस्पाइट जितने भी सोशल स्टिग्मा है वो अटैच उनसे है। ठीक है, सो बाय कीपिंग हिज सरनेम, वो अपने सरनेम को रखते हुए साथ साथ वाल्मीकि रेजिस्ट करते हैं डोमिनेंट नैरेटिव को, जो इक्वेट्स करता है दलित आइडेंटिटी को, इंफीरियरिटी को। ठीक है, और उनका जो सरनेम है वो एक तरीके से रिमाइंडर की तरह काम करता है कि कैसे जो कम्युनिटीज हैं उनको किस तरीके के स्ट्रगल्स करने पड़े। ठीक है, और जो वाल्मीकि है वो रिक्लेम
रिफ्रेम करते हैं सेंस ऑफ डिग्निटी को और चैलेंजेस को जो सोसाइटल नॉर्म्स के बिहाफ पे उनको फेस करने पड़े थे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डज शिवकामीज बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस हर राइटिंग इन द ग्रिप ऑफ चेंज। देखिए अब ग्रिप ऑफ चेंज पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। शिवकामी का बैकग्राउंड किस तरीके का था और ग्रिप ऑफ चेंज में वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ है, उसके बारे में आपको बताना है। तो पी शिवकामी की बात करें हम, तो उनका बैकग्राउंड जो है एक दलित वुमेन की तरह डीपली इन्फ्लुएंस हुआ है। आपने पूरा पढ़ा हो तो किस तरीके से जो है वो अपने ही वर्क को कुछ सालों बाद फिर से उस होम विलेज को रिविजिट करती हैं और दोबारा लिखती हैं, जिसको वो ऑथर्स नोट्स नाम देती हैं। तो उसमें वो अपने ही वर्क के ऊपर एक तरीके से कमेंट्री करती हैं, उसको ठीक करती हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाता है, ठीक है? तो पी सेवकामी की बैकग्राउंड की बात करें, तो ये भी एक दलित वुमेन थी, ठीक है? जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी अपनी राइटिंग से, ठीक है? और उनका जो फर्स्ट हैंड था वो इनसाइट इनटू द स्ट्रगल एंड इनजस्टिस फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। उनका जो एक्सपीरियंस था विद कास्ट बेस्ड जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन थी, उस चीज को लेकर जितनी भी उनकी एक्सपीरियंस थी और जेंडर ऑपरेशन जो अलाउ करता था उनके ऑथेंटिकली डिपिक्ट को कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दलित लाइफ को, पर्टिकुलरली फ्रॉम वुमेन्स पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड जो है इनेबल करता है उनके जो कन्वे कर सके उनके इंटरसेक्शन को ऑफ कास्ट जेंडर विद nuanced डिटेल, ठीक है? As she explores how Dalit women, unlike their male counterparts, face dual oppressions, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से by blending her personal experience with fictional, Sibukami effectively exposes the internal conflicts within marginalized communities, ठीक है? So making her work a powerful tool for societal commentary and a call for change, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से उनका बैकग्राउंड जो है वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें आपको बताना है हाउ डू गौरी and Sekaran challenge societal norms and advocate for change in chapter 25 of the grip of change, ठीक है? तो किसी भी चैप्टर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आप हर एक चैप्टर के बारे में एटलीस्ट समरी तो पढ़ के जाइएगा ही, ठीक है? तो इसमें चैप्टर 25 में आप बता सकते हैं कि कैसे जो गौरी गौरी है और शेखरन है वो डिफाइन करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को थ्रू उनके रिलेशनशिप के थ्रू, जो ट्रांजैक्शन मतलब कास्ट और जेंडर बाउंड्रीज जो बनी थी उसको वो ब्रेक करते हैं, ठीक है? गौरी एक दलित वुमेन थी और जो शेखरन था वो कमिटेड हुआ था उसको एडवोकेट करने के लिए, दलित राइट्स के लिए, जो एक रिप्रेजेंट करता है एक चैलेंज के लिए, जो डीपली सोसाइटियल जितने भी हायरार्कीज हैं उसको एम करते हुए और पर्सनल चॉइसेस का मिक्सअप करते हुए यहाँ पे चीजों को ब्रेक डाउन किया, उन्होंने नॉर्म्स को ब्रेक किया। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने जो है बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड दैट गोज बियॉन्ड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, कि वो मतलब सोसाइटी जो ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी और उन्होंने ऐसा बॉन्ड बना लिया गौरी और शेखरन ने। तो उनके बॉन्ड ने ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जितनी भी चीजें थी, पेट्रियार्कल जितने भी नॉर्म्स आ रहे थे, उसको एक तरीके से ब्रेक किया, तो ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Next, moving to question number 6. How does the narrator's journey to her hometown influences her introspection in Gauri's author's note? देखिए ये जो author's note वाला है मैंने आपको बताया, in the grip of change the narrator's return to her hometown, ठीक है? वो अपने hometown दोबारा जाती है और डीपली सारी चीजों को देखती है। और जो गौरी है वो ऑथर्स नोट में एस वो रिफ्लेक्ट करती है अपने पास्ट और आइडेंटिटी को, जिसकी वजह से उनका वो शेप हुआ था, ठीक है? और वो रिविजिट करती हैं, ठीक है? और फेमिलियर होती हैं इमोशनली भी, charts space for the narrative, ठीक है? Marginalization and the complex intersection of caste and gender in her life। ये जो फिजिकल जर्नी था, जो कि एक तरीके से मेटाफेरिकल वन बन गया आगे चलकर, वो फिजिकली गई थी वहां, पर उन्होंने आगे चलकर अपने वर्क में इसको एक तरीके से मेटाफोरिकल वन की तरह दिखा दिया, ठीक है? और उन्होंने एक्सप्लोर किया ट्रांसफॉर्मेशंस को उनके मतलब अपने ही वर्क में। उन्होंने पहले क्या क्या चीजें बताई थी, फिर दोबारा किस तरीके से जब वो होम टाउन विजिट करती हैं तो क्या चीजें चेंज होती हैं, ये सभी चीजों को वो यहाँ पे दोबारा दिखाती है। दिस रिटर्न टू हर रूट्स इंटेंसिफाइज हर अवेयरनेस ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड द इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन शी हैड ओवरकम इन रेनफोर्सिंग ऑफ कमिटमेंट टू एडवोकेट फॉर चार्जेस, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे किस तरीके से पीसी गवाकामी या फिर गौरी जो है ऑथर्स पे रिविजिट करती है, ठीक है? और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है हाउ डज गौरीज ऑथर्स नोट
blur the line between Shibukami the authors and the Gauri the characters। ऑफ कोर्स देखिए जो गौरी है वो ऑथर्स नोट में ग्रिफ ऑफ चेंज में ब्लर करता है बाउंड्रीज को बिटवीन शिबकामी एंड द ऑथर। जो गौरी होती है एक कैरेक्टर होती है वो क्रिएट करती है एक ओवरलैप को बिटवीन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को साथ साथ जो फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है उनके बीच में, ठीक है। थ्रू गौरी आप देखेंगे कि शिबकामी जो है वो चैनल करती है, चैलेंज देती है अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को और कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू दिखाती है, ठीक है। गौरी की जो वॉइस होती है वो एम्बॉडी करती है शिवगामी के अपने खुद के एक्सपीरियंस को और इनसाइट्स को, ठीक है। और दूसरी ओर जो गौरी के थॉट्स हैं वो एक्शंस जो है वो एक मीन्स बन जाते हैं फॉर शिवगामी टू कमेंट ऑन सोसाइटल इश्यूज, ठीक है। तो जो मतलब गौरी के एक्शंस वगैरह थे उसके ऊपर ही वो कमेंट करती हैं सोसाइटल इश्यूज के साथ साथ, ठीक है। सो द रिजल्ट इज अ नैरेटिव दैट फील्स इंटीमेट एंड रियलिस्टिक वेयर द लाइंस बिटवीन ऑथर एंड कैरेक्टर जो है पर्पसफुली ब्लर कर दिए गए हैं हमें कि मतलब धुंधलापन की करते हुए यहाँ पे हमें चीजों को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कैसे जो ऑथर जो है और गौरी जो है और शिवकामी जो है यानी कि जो हमारी ऑथर है वो दोनों एक ही है। बट एक तरफ आप करेक्टर के रूप में देख रहे हैं और एक तरफ आप ऑथर के रूप में देख रहे हैं। तो उन दोनों बीच में क्या चीज हो रही है यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो गौरी जो कैरेक्टर है उसके जितने भी एक्शंस हैं वॉइस हैं उनसे भी उनके बिहाफ पे जो ऑथर है वो बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वही है अपने ही कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये समझिए आप एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है। और उस बुक में आप अपने आप को ही एक कैरेक्टर बना रहे हैं। तो मतलब उस बुक का कैरेक्टर भी आप ही हुए और ऑथर भी आप ही हुए। परंतु जो कैरेक्टर के साथ घटनाएं होंगी उसी के बिहाफ पे आप लिखेंगे। तो ये चीज यहाँ पे मतलब पूछने की कोशिश करी गई है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं जिसमें एक्सप्लोर करना है हमें थीम ऑफ बॉडी सेंट्रिक एंड इनके सिग्निफिकेंस को जो ग्रिप ऑफ चेंज में बताया गया है, ठीक है। बॉडी सेंट्रिक रिकवरी ग्रिप ऑफ चेंज की बात करते हैं तो ये सिंबलाइज करता है हमारे ऑब्जेक्टिफिकेशन को, डिह्यूमनाइजेशन को, जो वुमेन्स थी दलित वुमेन्स खासकर उनको फेस किया गया था उसके बारे में। और ये जो थीम्स थे वो अंडरस्कोर्स द ऑपरेसिव पावर डायनेमिक्स जो प्ले करते थे वेयर जो दलित वुमेन्स थी वो बॉडीज के साथ ट्रेटेड थी कमोडिटीज के साथ विद इन बोथ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट पेट्रियार्कल सोसाइटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हाउ डज लिम्बिल कन्वे द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग कॉन्शियसनेस एंड वॉइस ऑफ द लिट्स ऑन ऑर्थोडॉक्स हिंदू ट्रेडिशन इन व्हाइट पेपर। ये जो व्हाइट पेपर वाली स्टोरी है हमारी इसमें आप देखेंगे कि कैसे जो हमारे सरन कुमार लेम्बल हैं उन्होंने इलिस्ट्रेट किया है कि कैसे जो राइजिंग कॉन्शियसनेस है वो कलेक्ट करता है वॉइस ऑफ दलित्स को जो चैलेंज करेगा हिंदू ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से थ्रू प्रेग्नेंट नैरेटिव एंड शार्प क्रिटिक्स वो एक्सपोज करते हैं ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस को इम्बोर्ड करते हैं, ठीक है। लेम्बल यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो दलित्स हैं वो इंक्रीजिंगली अवेयर हैं ऑफ देयर इनसाइट्स और उनके रिफ्यूजल्स को साथ साथ एक्सपेक्ट करते हैं जो, ठीक है। सो दिस अवेकनिंग दिस disrupts the social orders as Dalits demands equally challenge caste-based practices and seek acknowledgement as dignified individuals, ठीक है। So by spotlighting these confrontations, लिम्बल जो है वो कन्वे करते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ दलित्स को, अवेयरनेस को, और जो शो करते हैं असर्टिवनेस को, दलित आइडेंटिटी को, जो क्वेश्चन कर सकते हैं डिसमेंटल ऑपरेसिव स्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपसे पूछा जा सकता है हाउ डज द कंपैरिजन ऑफ दलित राइट्स टू अ राइजिंग सन सिग्निफाइंस। ये इसमें आप देखेंगे कि कैसे राइजिंग जो सन होता है हमारा उसके साथ दलित राइट्स को कैसे कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बताएंगे कि किस तरीके से मेटाफर का यूज करते हुए जिसमें होप एनलाइटनमेंट और प्रॉमिस ऑफ न्यू बिगिनिंग की तरह यहाँ पे जो है दलित्स के राइट जो है उनको कंपेयर किया गया है विद द राइजिंग सन, ठीक है। सो दिस इमेज सजेस्ट दैट द स्ट्रगल फॉर दलित राइट इज बोथ इनएविटेबल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब इनएविटेबल भी है और ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। सिग्नल भी हो सकता है, सोसाइटल शिफ्ट भी हो सकता है फ्रॉम ऑपरेसिव टू एम्पावरमेंट, ठीक है। जो सिंबलाइज करता है एक मूवमेंट को टुवर्ड्स विजिबिलिटी वार्मथ एंड इक्वालिटी फॉर दलित, ठीक है। जो चैलेंज करते हैं शैडोज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, द राइजिंग सन इज एन एम्बेल्ड फॉर रेजिलियंस एंड ऑप्टिमिज्म, ठीक है। जो इंडिकेट करते हैं दैट द फाइट फॉर राइट्स इज अ जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लिबरेशन प्रॉमिसिंग अ ब्राइटन फ्यूचर फॉर द मार्जिनलाइज, कि किस तरीके से जिस तरीके से सूरज ढलता है तो वापस उगता है उसी तरीके से दलित के साथ जितने भी लाइक फॉल हुए हैं उनके राइट्स को जितना भी डिस्क्रिमिनेट किया गया है वो आगे चलकर बढ़ेंगे, उनको लिबरलाइजेशन मिलेगा, उनका डार्कनेस जो है ब्राइटनेस में बदलेगी और जो मार्जिनलाइज चीजें हैं वो आगे चलकर वो भी फ्रंट
पे आएँगे, उनके साथ भी न्यू बिगिनिंग होंगी। ये चीज़ यहाँ पे सिम्बोलाइज़ करी गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पोएम द लास्ट विल ऑफ दलित पोएट बाय जयंत वर्मा। तो देखिए ये वाला पोएम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे जो टेस्टामेंट है वो इंड्योर करता है रेजिलियंस को और दलित जो आइडेंटिटी है उसके पेन को दिखाता है। यहाँ पे जो पोएम है उसका पर्पस है कि प्रोवाइड करना एक फाइनल स्टेटमेंट को जो इनकैप्सुलेट कर सके लाइव एक्सपीरियंस को, स्ट्रगल्स को, होप को जो दलित पोएट्स को हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है जिसमें व्हाट रोल डज आर्ट प्ले विद रिस्पेक्ट ऑफ द दलित डिस्कोर्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे थ्रू लिटरेचर, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मेंस दलित आर्टिस्टिक्स ये सभी चीजें कन्वे करती हैं और आर्ट जो है और सॉरी जो आर्ट है वो अलाउ करता है मार्जिनलाइज्ड को अपने वॉइसेस को रीच करने के लिए ब्रॉडर ऑडियंस तक वो अपनी वॉइस को पहुंचा सकते हैं थ्रू द आर्ट्स। ठीक है। सो ये क्योंकि उनसे एक एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है एक तरीके से। तो ये इस तरीके से आर्ट जो है दलित के लिए काम करता है वो आप बता सकते हैं। लाइन बाय लाइन आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है। What is the significance of the protagonist clothing in the new custom by अजय नवारिया। तो इन अजय नवारियाज आप देखेंगे कि जो क्लोथिंग है वो किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है सेल्फ पोसेशन को सोसाइटी में कि किस तरीके से मार्जिनलाइज होते हैं वो बेस्ड ऑन कास्ट वो अडॉप्ट करते हैं अटायर एसोसिएटेड विद अपर कास्ट आइडेंटिटी। The protagonist challenges the visual markets that define societal hierarchy एंड द स्टीरियोटाइप अटैच्ड एट दलित आइडेंटिटी कि किस तरीके से वो स्कार्फ वगैरह लेता है उनका क्लोजिंग जो होता है उसकी वजह से वो जो चाय वाला होता है उनको मिस इंटरप्रिटेट कर लेता है फिर बाद में पता चलता है वो दलित है। तो इस तरीके से यहाँ पे अटायर वाली चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करती है। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डज द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग द ग्लास सिंबलाइजेज इन द न्यू कस्टम। ये जो न्यू कस्टम वाली पूरी जो है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से वो जो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो मतलब बहुत अच्छे अटायर में होता है भले ही वो दलित होता है बट उसको साफ सुथरा रहना और अच्छे से तैयार श्यार होना भले ही वो ठंड सह लेता है बट वो स्कार्फ नहीं रखता है अपने ऊपर क्योंकि भले उसे कोई बिहारी ना कहने लग जाए इस वजह से। तो मतलब वो उसका जिस तरीके का पहनावा होता है उस तरीके के देखकर वो जो चाय वाला होता है वो उसको अपर कास्ट वाला समझ लेता है और उसको अच्छे से बुलाता है। ठीक है। पोलाइटली और चाय ऑफर करता है। भले ही वो चाय वाले का आसपास का एरिया जो होता है वो थोड़ा डर्टी होता है उसके बावजूद वो चाय वाले का चाय एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज उसको इतने अच्छे तरीके से उस चाय वाले ने उसको ट्रीट किया होता है। पर जब चाय वाले को पता चलता है कि वो दलित है तो वो उसको बोलने लगता है कि आप नहीं पी सकते इसमें मैं अब आपको दलित वाले गिलास में दूंगा। तो वो क्या करता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो उसी कांच के गिलास को ना तोड़ देता है। ठीक है। तो ये चीज क्या सिंबलाइज करती है यहाँ पे आपको बताना। ठीक है। तो ये जो एक्ट ऑफ ब्रेकिंग ग्लास है न्यू कस्टम में वो दिखाता है हमारे पावरफुल सिंबल ऑफ डिफेंस को। ये अपने ऑपरेसिव और कास्ट बेस्ड जितने भी कस्टम्स है खासकर दलित्स को लेकर उसके लिए डिफेंस किया जा सकता है। ट्रेडिशनली जो दलित्स होते थे वो एक्सपेक्ट करते थे सेपरेट यूटेंसिल्स उनके लिए सेपरेट यूटेंसिल्स होते थे। ठीक है। जितने भी सोसाइटी सेटिंग्स होती थी उनके लिए कप्स अलग होंगे गिलास अलग होंगे कटोरीज अलग होंगी। ठीक है। स्पेशली जो स्पेस थे जो डोमिनेटेड थे जहां पर अपर कास्ट का ज्यादा रूल चलता था वहां पर खासकर ऐसी चीजें होती थी। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि दलित के छूने से ऐसा पोल्यूट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे दिखाता है कि ये एक्ट जो है रिबेलियन को दिखाता है कि कैसे फिजिकल एक्शन जो होता है वो सिग्निफाई कर सकता है उनके रिफ्यूजल को कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो दलित है तो इस सोसाइटी में फिट नहीं हो सकते। तो ये चीज यहाँ पे दिखाती है कि वो जो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास वाला सीन है वो ये चीज यहाँ पे दिखा रही है कि सेल्फ वर्थ और चैलेंजिंग और जो साइलेंट रूल्स हैं वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर वो चीजें यहाँ पे सिम्बलाइज करती है। ठीक है। आप लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा। ठीक है। आप चाहें तो नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। Question number 15 briefly explain how the protagonist's obsession with the cleanliness and hygiene is an attempt at संस्कृतization। तो इसमें आप अगेन वही बताएंगे कि किस तरीके से वो दलित था उसके बावजूद उसने पूरे अच्छे से क्लीनलीनेस और हाइजीन का वो प्रॉपर ध्यान रखता था। ठीक है। टाइड और कास्ट भी प्रेजुडिस तो यहाँ पे थी यहाँ पे चीजें। ठीक है। तो बाय emphasizing personal cleanliness he tries to align himself with the values associated with higher caste groups। वो इसलिए तो अपने आप को इतने अच्छे तरीके से रखता था ताकि उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसे भी प्योरिटी और क्लीनलीनेस के नजरिए से देखा जाए और दलित के जितने भी स्टीरियोटाइप्स थे उसको वो ब्रेक करना चाह रहा था। तभी वो इतनी सारी अच्छी चीजें करता था। उसके बावजूद जो कहीं पे चीजें थी खासकर जो अपर कास्ट द्वारा डोमिनेटेड एरियाज थे वहां पे ये चीज हो ही जाती थी। ठीक है। उनको इम्प्योर बोल ही दिया जाता था। ये मैटर नहीं करता कि आप साफ सुथरे दिख रहे हैं या गंदे दिख रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप अगर दलित कम्युनिटी से हैं तो आप इम्प्योर ही होंगे। ऐसा यहाँ पे चीज था। ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में है कि क्या सिम्बलाइज़ करता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वेटिंग फॉर गांधी जी इन ब्लैक इंक वाली जब आप पूरी वो स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे वो लास्ट तक उसका मतलब उसकी डेथ हो जाती है बट वो गांधी जी के लिए वेट ही करते रह जाता है, गांधी जी दोबारा नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये लिबरेशन और रिकॉग्निशन ऑफ और दलित जो है, गांधी जी इज सीन एज अ फिगर ऑफ एसोसिएशन विद द चेंज एंड सोशल रिफॉर्म, कि जिस तरीके से अगर चीजें चेंज हुई है तो चीजें भी आगे चलकर चेंज होंगी। जैसे वोट का अधिकार आया तो चीजें आगे चलकर बढ़ेंगी, चेंज होंगी। द प्रोटैगनिस्ट जो है वो वेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करता है इयर्निंग फॉर इक्वालिटी ऑन सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अंडरस्कोर करता है गैप बिटवीन द प्रोमिसेस मेड बाय लीडर्स एंड द लिव्ड रियलिटीज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेटिंग है सिंबलाइज करता है अनफुलफिलमेंट एस्पिरेशन को, कि भले ही एस्पिरेशन मिल गया बट वो अनफुलफिल ही रह गया दलित कम्युनिटीज के लिए। ठीक है, जो कंटिन्यू हुआ फेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब चीजें चेंज तो हुई, वोट का अधिकार मिला, उसके बावजूद उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें सामना करना पड़ा, सोशल प्रोग्रेस में उनको एक तरीके से लैक मिला, उनको लैक ऑफ फैसिलिटीज उनको देखने को मिली। ठीक है, बाय शोकेसिंग दिस वे अ, यहाँ पे जो बैग है, जो राइटर हैं हमारे, वो हाइलाइट करना चाहते हैं डिसइल्यूजन ऑफ फेल्ट, कि मैनी जो दलित्स हैं उनके अंदर किस तरीके से डिसइल्यूजनमेंट को फेल्ट किया गया, और मेन स्ट्रीम करता है प्रोमिसेस को, इक्वालिटी को, जो अंडरस्कोर करते हैं द नीड फॉर टेंजिबल एक्शन ओवर सिंबॉलिक जेस्चर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप हमने जितने भी क्वेश्चन देखे आपको समझ में आएंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा दलित राइटिंग सेमेस्टर 5 बी ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, डीयू के स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आपको कुछ पूछना है या क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक